मीनिंग ऑफ क्राइम, डेफिनेशन ऑफ क्राइम, फिर हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ क्राइम की। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय अ स्टेट और अदर अथॉरिटी। द टर्म क्राइम डज नॉट इन मॉडर्न क्रिमिनल लॉ have any simple and universally accepted definition, though statutory definitions have been provided for certain purposes। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें क्राइम शब्द की तो क्राइम क्या होता है? क्राइम एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट होता है जिसको या तो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा या किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा पनिशेबल किया गया है। यानी कि ऐसा कोई भी अनलॉफुल कार्य है जिसको राज्य ने या किसी अदर अथॉरिटी ने या किसी कानून ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है करने के लिए, और वो कार्य किया जा रहा है, उसको हम क्राइम कहते हैं। बात करें क्राइम की डेफिनेशन की तो मॉडर्न लॉ में क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है, या ये कह सकते हैं कि इसकी कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्राइम जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो एंशिएंट टाइम में एक्ट था वो आज के टाइम में हो सकता है क्राइम ना हो, और जो आज के टाइम में क्राइम है हो सकता है एंशिएंट टाइम में उसको क्राइम में कंसिडर ना किया गया हो। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि जो भी अनलॉफुल एक्ट जिसको पनिशेबल किया गया किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा, उसको हम क्राइम कंसिडर करेंगे। दोस्तों ऑल्दो क्राइम को किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डिफाइन नहीं किया गया है, पर फिर भी अलग अलग जूरिस्ट ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ क्राइम। तो अलग अलग जूरिस्ट ने इसको डिफाइन किया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैकस्टोन की। ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं? ब्लैकस्टोन डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ एदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। देखिए दोस्तों, ब्लैकस्टोन ने लॉ को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया। वो क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन, कार्य या कार्य लोभ, दोनों पर हम बात करेंगे तसल्ली से, ठीक है। कार्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जिसको लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है और हम वो कार्य करते हैं, तो होता है एक्ट, कार्य। और अगर हम बात करें ओमिशन की तो ऐसा कोई भी कार्य लोभ, यानी कि जिसको करने के लिए आपको बोला गया और आप वो कार्य नहीं करते हैं, तो वो होता है ओमिशन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी ओमिशन जो पब्लिक लॉ को वायलेट कर रहा है उसको हम क्राइम कहते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसे किसी भी एक्ट को कमांड देना या ऐसे किसी भी ओमिशन को फॉरबिडन करना, ठीक है, वो भी क्राइम ही कंसिडर किया जाएगा। मान ले कोई एक एक्ट है जिसको हम क्राइम कहते हैं, मैं खुद नहीं कर रहा हूं पर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कमांड दे रहा हूं उस एक्ट को करने के लिए, तो वो भी क्राइम में ही कंसिडर किया जाएगा। ये बताया है ब्लैकस्टोन ने। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, जो कि है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्राइम की डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? क्राइम एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट और इंजरीज टू द पब्लिक वेलफेयर। देखिए इसने तीन तरीके से, मतलब तीन चीजें पे फोकस किया है कि ऐसा कोई भी एक्ट जिसको लॉ के द्वारा पनिशेबल किया गया है, पहली। दूसरा, फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट, यानी कि जिसको स्टैट्यूट के द्वारा क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया करने के लिए, ऐसा कोई भी एक्ट। और तीसरा, जिस एक्ट से किसी भी पब्लिक वेलफेयर को, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को क्या होता है, इंजरी होती है, तो उसको हम क्राइम में कंसिडर करेंगे। ये थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन ऑफ क्राइम। तो यहां से आपको क्राइम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन से हम लोग समझेंगे कि क्राइम होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे तब क्राइम कंसिडर किया जाएगा। तो बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो दोस्तों बेसिकली देयर आर 4 मेजर एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। कौन कौन से वो एलिमेंट्स? पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंस रिया और गिल्टी इंटेंशन, तीसरा है एक्टस रियस या फिर इलीगल एक्ट और ओमिशन, और चौथा है इंजरी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग से। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ह्यूमन बीइंग ऐड किया है, पहले यहाँ पे पर्सन हुआ करता था। ह्यूमन बीइंग क्यों लाया गया है मैं उसके बारे में बात करूंगा, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट रिक्वायर्स दैट द wrongful act must be committed by a human being. In ancient times, when criminal law was largely dominated by the idea of retribution, punishments were inflicted on animals also for the injury caused by them. But now, if an animal causes an injury, we hold not the animal liable but its owner liable for such injury. देखिए दोस्तों, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो अगर हम बात करें, पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। क्यों है कि अगर कोई भी एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाएगा
तो उसको हम क्राइम में कंसिडर करेंगे। ह्यूमन बीइंग इसलिए लाए कि पहले एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब क्रिमिनल लॉ आया था या नहीं था, ठीक है, उस टाइम पर एनिमल्स के द्वारा अगर कोई एक्ट किया जाता था तो हम एनिमल्स को उठाकर पनिशमेंट दे देते थे। हमने देखा होगा कि अगर किसी खेत में कोई गाय या कोई घोड़ा चला जाता था घास खाने के लिए, तो हम उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको सजा देते थे, उसके पैर तोड़ देते थे या काट देते थे, समथिंग लाइक दैट। और एक हमने पेरिस का भी एक केस देखा जिसमें पिग जो था कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता तो उसको हम पनिशमेंट देते थे। पर अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि अगर कोई भी एनिमल इंजरी करता है किसी दूसरे व्यक्ति को तो हम उसको सजा नहीं देते हैं, हम उसका जो ऑनर होता है या उस पर जिसकी अथॉरिटी होती है उसको हम लायबल ठहराते हैं और उसको हम पनिशमेंट या कह सकते हैं सजा देते हैं। तो इनडायरेक्टली सजा किसको मिलती है? ह्यूमन बीइंग को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने पर्सन हटाकर ह्यूमन बीइंग को लाया गया। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा हो रही है एआईज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस कैटेगरी में डालना चाहिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पनिश करना जाना चाहिए। तो इस पे बात हो रही है कि ह्यूमन बीइंग जो है कैपेबल होते हैं, इंटेंशन मतलब उसमें मेंसरी आती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या एआई टूल्स जितने भी हैं उनमें जो है इंटेंशन यानी कि मेंसरिया नहीं होती। तो इस वजह से इनको अभी भी इस कैटेगरी से आउट रखा गया है। पर बहुत सारे एआई आजकल ऐसे हो गए हैं जिनमें इंटेंशन या कह सकते हैं जनरेटेड होने लगी है। तो अभी भी इस पर अब सवाल चल रहा है कि क्या एआई टूल्स जो हैं जितने भी रोबोट्स हैं उनको भी इस कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर उनके जो जनरेटर हैं जिन्होंने उनको बनाया है उनको ही इस कैटेगरी में रखना चाहिए सिर्फ। तो ये अभी विचार का मुद्दा बना हुआ है, इस पर जैसे ही बात आएगी उस पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल हमें ये समझना है कि पहला जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। दूसरे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो दूसरा है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब क्या होता है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज मेंसरिया और एविल इंटेंशन और गिल्टी माइंड। देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट मेंसरिया और एन एविल माइंड। Every crime requires a mental element and that is considered as the fundamental principle of criminal liability। देखिए पहले इसको समझते हैं। मेंसरिया की अगर हम बात करें तो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, एक क्रिमिनल इंटेंशन जो किसी व्यक्ति के दिमाग में आती है। बिना क्रिमिनल इंटेंशन के दोस्तों ये माना जाता है कि क्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, कोई गिल्टी माइंड नहीं है, कोई उल्टी सीधी सोच नहीं आ रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है, वो कहता है कि आज मैं बी नामक व्यक्ति को गोली से मारूंगा, ये उसके मन में इंटेंशन आई, ठीक है। तो जब तक वो इंटेंशन नहीं आएगी वो क्राइम जो है वो कमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो स्टेजेस है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा है मेंसरिया। उसके दिमाग में मेंसरिया यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब तक क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगी तो क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो टॉर्ट में आ जाएगा, सिविल रॉन्ग में कंसिडर किया जाएगा। बट टू मेक अ क्राइम और टू कमिट अ क्राइम देयर मस्ट बी अ मेंसरिया, ठीक है। देयर इज अ वेल नोन मैगजिम इन दिस रिगार्ड दैट इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, विच मीन्स दैट द गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ क्राइम। देखिए दोस्तों, गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, यानी कि अगर हमने गिल्टी इंटेंशन आई पर हमने कोई एक्ट नहीं किया, हमारे दिमाग में कोई क्रिमिनल इंटेंशन आई कार्य को करने के लिए, किसी रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए, पर हमने कोई एक्ट नहीं किया, तो कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगला जो एलिमेंट है, अगला एलिमेंट है एक्टस रियस, यानी कि गिल्टी एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज एक्टस रियस। In other words, some overt act or illegal omission must take place in pursuance of the guilty intention. Actus reus is the manifestation of mens rea in the external world. देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया कि किसी व्यक्ति के मेंस रिया आता है, उसके बाद में वो एक्टस रियस करता है, यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन आई और उसने क्रिमिनल एक्ट करना शुरू किया। मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं आज बी नामक व्यक्ति को गोली से मारूंगा, इंटेंशन आई, ठीक है, और मैंने उसे मार दिया, दैट इज अ क्राइम, ठीक है। पर अगर मैंने कोई एक्ट नहीं करा, है ना, कोई एक्ट नहीं करा, दैट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं आई फिर भी मैंने क्रिमिनल एक्ट कर दिया। सपोज कीजिए कोई बालकनी से एक बच्चा गिर रहा था और मैं उसे बचाने के लिए भागा, और बचाने के चक्कर में वो मेरे हाथ से छूट गया, मतलब गिरा वो नीचे बालकनी से और मेरे हाथ में लगकर वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो मेरी इंटेंशन यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, दैट वॉज अ गुड इंटेंशन टू सेव द चाइल्ड, उसको बचाने की इंटेंशन थी। पर यहाँ पर क्या हो गया, क्रिमिनल एक्ट हो गया, मेरे से उस बच्चे की डेथ हो गई मेरे हाथ से। तो क्या ये क्राइम है? नहीं, ये क्राइम नहीं है।
ठीक है। तो क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि मेंस रिया प्लस एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट या फिर रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। देज आर दी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। प्रोफेसर कैनी जो है वो कहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राइटर है जिन्होंने एक्टस रियस को कह सकते हैं टर्म यूज की थी। ही हैज डिफाइंड द टर्म दस सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, यानी कि ऐसा कंडक्ट ह्यूमन बींग का जिसको लॉ जो है वो प्रिवेंट करती है, प्रोहिबिट करती है, उसको हम एक्टस रियस कहते हैं। 3 एलिमेंट आप लोगों के सामने आ गए। पहला ह्यूमन बींग होना चाहिए, ह्यूमन बींग के अंदर कोई इंटेंशन यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन या फिर मेंसरिया आनी चाहिए, और उस मेंसरिया के हिसाब से वो कोई काम करे, एक्टस रियस करे, और उस एक्टस रियस से क्या हो, सामने वाले व्यक्ति को इंजरी हो। ठीक है। अनटिल और अनलेस किसी व्यक्ति को इंजरी नहीं होगी तब तक जो एक्ट है वो क्राइम में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंजरी को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको सारे पॉइंट एक बार एग्जांपल से क्लियर करूंगा। द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्राइम इज इंजरी टू अनदर पर्सन और टू द सोसाइटी एट लार्ज। द इंजरी शुड बी इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ BNS 2023. The injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property. देखिए दोस्तों, फोर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ एलिमेंट है इंजरी, जो किसी पर्सन के लिए हो सकती है या किसी सोसाइटी के लिए भी हो सकती है। अब पर्सन और सोसाइटी के लिए कैसे? देखिए, पब्लिक न्यूसेंस होता है जो सोसाइटी एट लार्ज पे काम करता है। पर्सन के लिए होता है मैंने किसी व्यक्ति को चक्कू मार दिया, धक्का दे दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं पर्सन के लिए। ठीक है। इंजरी कैसे हो सकती है? इंजरी 4 तरीके की बताई गई है। किसी व्यक्ति की बॉडीली इंजरी हो सकती है, जैसे मैंने बताया चक्कू मार दिया, रेप कर दिया, बॉडी इंजरी होती है। माइंड पे, ठीक है, किसी को असॉल्ट कर दिया, ठीक, किसी को धमकी दे दी, धमका दिया। रेपुटेशन पे, किसी को डेफामेशन कर दिया, किसी के साथ मानहानि कर दी, ठीक है। या फिर किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी का घर जला दिया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी के घर में हमने ट्रेसपास कर दिया। सो देज आर दी 4 काइंड्स ऑफ इंजरीज जो कि सेक्शन 14 ऑफ BNS में, माफ कीजिएगा, BNS में बताई गई है। अब देखिए, चारों एलिमेंट्स को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सबसे पहला आता है ह्यूमन बीइंग, यानी कि ए नामक एक व्यक्ति है जिसके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन मेंसरिया आई कि वो आज बी नामक व्यक्ति को मारेगा। ह्यूमन बीइंग और मेंसरिया। तीसरा एक्टस रियस, यानी कि वो गया बी नामक व्यक्ति के पास और उसने उसे चक्कू मार दिया, ये हो गया एक्टस रियस, और उस चक्कू से उसको इंजरी हुई, उसके पेट पे चोट लगी है, उसकी डेथ हो गई है। तो यहां पर हो गए 4 एलिमेंट्स। अब स्टेजेस क्या क्या है क्राइम की, कौन सी स्टेज जो है वो पनिशेबल होगी, कौन सी स्टेज जो है पनिशेबल नहीं होगी, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं अब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। पहला है इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा है कॉम्प्लीशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटेंशन की। इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नॉन एज मेंटल स्टेज। Intention is the direction of conduct towards the object chosen upon considering the motives which suggest to choice, but the law does not take notice of an intention. Mere intention to commit an offense not followed by any act cannot constitute an offense. देखिए दोस्तों, इंटेंशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो के लास्ट में हम बताते हैं आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है, जहाँ पर आप जाकर हमारी सारी वीडियोस के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि आपने इसके नोट्स कहाँ डाले हैं, हमें नोट्स नहीं मिल रहे, हमें PDF नोट्स शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि PDF नोट्स कहाँ पर डले हुए हैं। देखिए दोस्तों, इंटेंशन क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा जो कंडक्ट होता है या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो थॉट्स आते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसको हमने इंटेंशन कहा है। और लॉ में अगर हम बात करें तो इंटेंशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है जब तक हम कोई एक्ट जो है वो कमिट ना कर लें। फिर उससे पुराना वाला एग्जांपल लेता हूँ। एक ए नामक व्यक्ति है, उसके दिमाग में मतलब उसके एक क्रिमिनल थॉट आया, इंटेंशन आई, रॉन्गफुल इंटेंशन आई कि आज मैं सी नामक व्यक्ति को मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। इंटेंशन आई है खाली, मैंने नहीं मारा। क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि पनिशेबल ऑफेंस क्यों नहीं है इंटेंशन। क्योंकि दोस्तों, इंटेंशन को मेजर करने के लिए अब तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई है। अगर ऐसा होता ना तो अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग जो होते वो क्राइम के मतलब उसमें जेल में होते। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिमिनल इंटेंशन आती रहती है। ये लड़की अच्छी लग रही है, आज इसके साथ घूमूंगा, ठीक है। मेरे आज दोस्त ने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं उसको घूंसा मारूंगा, ठीक है। आज टीचर ने मुझे डांटा, कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा, इनको पिटवा दूंगा। क्रिमिनल इंटेंशन किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में आती ही रहती है, पर हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं।
सो मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट अ क्राइम, इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। और इंटेंशन जो है वो जो है पनिशेबल नहीं होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? दूसरा है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज in the commission of a crime. It means to arrange the necessary measures for the commission of intended criminal act. Intention alone or the intention followed by a preparation is not enough to constitute the crime. Preparation has not been made punishable because in most of the cases the prosecution has failed to prove that the preparation in the question were made for the commission of the particular crime. देखिए प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी थॉट हमारे अंदर आया और उस थॉट पे हमने काम करने के लिए जितने भी अरेंजमेंट हमें करनी है वो हमने करनी शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि मैंने जैसे भी बताया कि ए नामक व्यक्ति के थॉट आया, क्रिमिनल थॉट आया कि मैं सी नामक व्यक्ति को मारूंगा, और उसको मारने के लिए मैं जाकर चक्कू धारदार जो रामपुरी होती है वो जाकर लेकर आया। तो इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि उस एक्ट को कमिट करने के लिए मैंने ये सारी अरेंजमेंट करनी शुरू करी है। तो ये होती है प्रिपरेशन। यानी कि प्रिपरेशन का मतलब होता है वो अरेंजमेंट्स जिसके थ्रू हम वो पर्टिकुलर क्राइम या कह सकते हैं वो एक्ट जो है वो हम करने वाले हैं। और फिर वही बात होती है कि प्रिपरेशन जो है अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सपोज करो मैंने रामपुरी खरीदी, मेरा मन बदल गया, अब उस रामपुरी से मैं क्या कर रहा हूँ, घर में टमाटर काट रहा हूँ, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं है। तो ऐसे ही इंटेंशन के साथ साथ प्रिपरेशन जो है वो भी अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला कि अगर आप कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वॉर प्लान कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई हथियार इकट्ठे कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो पनिशेबल है। या डकैती करने के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी पनिशेबल है। गवर्नमेंट स्टैंप्स के साथ में आप काउंटरफीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी पनिशेबल है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में पनिशेबल होती है। वैसे जनरल रूल ये है कि प्रिपरेशन अपना पनिशेबल नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम, जो कि है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन इज मेड। According to English law, a person may be guilty of an attempt to commit an offense if he does an act which is more than merely preparatory to the commission of the offense. And a person will be guilty of attempting to commit an offense even though the facts are such that the commission of the offense is impossible. देखिए, अटेम्प्ट की अगर हम बात करें यानी कि किसी कार्य को करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना, अटेम्प्ट जो होता है अपने आप में डायरेक्ट मूवमेंट होती है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ए नामक व्यक्ति जो है सी नामक व्यक्ति को मारेगा, इंटेंशन आई, प्रिपरेशन करी, चक्कू खरीद के लाया, अब उसने क्या किया, वो चक्कू उसके मार दिया। तो ये क्या है? डायरेक्ट मूवमेंट है किसी एक्ट को करने के लिए। पर यहाँ पर सी नामक व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी, बच गया बेचारा, है ना। तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन थी उसको मारने की वो पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया। देखिए, अटेम्प्ट को अगर हम समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एक्ट को करने की जो नाकामयाब कोशिश होती है उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं। अगर वो कंप्लीट हो गई तो वो तो कंप्लीट हो ही गई, पर जो नाकामयाब कोशिश होती है उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं। मैं जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने एग्जाम दिया, मैंने जुडिशरी एग्जाम दिया, मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पर मेरे से हो नहीं पाया। दैट मीन्स आई हैव अटेम्प्टेड दैट थिंग, मैंने उसको अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जिस भी कंप्लीशन का फेलियर जो होता है, अगर कंप्लीट हो गया तो हो गया, पर उसका जो फेलियर होता है उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं। और अटेम्प्ट जो होता है वो पनिशेबल होता है दोस्तों, चाहे फिर वो अटेम्प्ट ऐसे ही एक्ट का क्यों ना हो जो कि इम्पॉसिबल हो। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि इम्पॉसिबल है करना, पर फिर भी अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो भी आप पनिशेबल होंगे। मान लेते हैं जैसे प्रधानमंत्री की जो रैली निकलती है, सबको पता होता है कि वो जो गाड़ी होती है वो बुलेट प्रूफ शीशे से बनी होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उस पर शूट करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल तो होता है पर उससे पार गोली जाना वो इम्पॉसिबल होता है। पर अगर कोई व्यक्ति उसको अटेम्प्ट करता है पीएम को मारने के लिए या उनको हर्ट करने के लिए, तो वो इम्पॉसिबल एक्ट है, पर फिर भी आपने अटेम्प्ट किया है, उसके लिए आप पनिशेबल होंगे। तो सीधी सी बात है भैया, अटेम्प्ट जो है अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस होता है, चाहे कोई एक्ट ऐसा कर रहे हैं जो पॉसिबल है, चाहे कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। लास्ट हमारी जो स्टेज है वो क्राइम की, वो है कंप्लीशन। तो जहां कोई भी एक्ट कंप्लीट हो गया वो कंप्लीशन होता है। पढ़ लेते हैं। द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट अकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन। इफ द अक्यूज सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, he will be guilty of the complete offense, and if his attempt is unsuccessful, he will be guilty of an attempt only. देखिए, मैंने आपको बताया कि सी नामक व्यक्ति को उसने चक्कू मारा और सी नामक व्यक्ति बच गया। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा। ठीक है, और अगर डेथ नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट के लिए गिल्टी होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना। तो यही बताना चाह रहे हैं कंप्लीशन, कि जब कोई भी एक्ट या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट
कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम कंप्लीशन कहते हैं या फिर अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। और जो व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है, अगर एक्ट कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट के लिए लायबल होगा, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। सो बेसिकली दोस्तों, देज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। आज की वीडियो में हमने मीनिंग देखी, डेफिनेशन देखी, एसेंशियल देखे, एसेंशियल या एलिमेंट्स देखे, और फिर हमने स्टेजेस देखे। आप लोगों के लिए आज का एक सवाल है मेरे तरफ से कि ऐसा कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा क्राइम है कि जो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट होने पे पनिशेबल होता है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो कोई पनिशमेंट नहीं होती। ऐसा कौन सा ऑफेंस है, दोबारा सुनना, ऐसा कौन सा रॉन्गफुल एक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट होने पे पनिशेबल होता है, जो कंप्लीट हो गया तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर।